गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, इस वीडियो में मैं सोच रहा था ना कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि क्लास 7 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ा दीजिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 क्लास 8 के लिए लगभग लगभग बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो जरूरी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब जैसे कि मैथ्स में आप लोगों का एक चैप्टर आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चलो इसको समझते हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ों से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आप लोगों ने वो चीज़ पहले ही पढ़ रखी है, क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 वालों ने क्लास 6 में पढ़ा है और क्लास 8 वालों ने क्लास 6 7 दोनों में ये चीज़ पढ़ रखी है। जैसे देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता किससे है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़ने जाओगे तो उसके पहले आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे मैथ्स में अगर आप कांस्टेंट की बात करते हो तो सिंबल्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे सिंबल्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज हों, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब ऐसे सिंबल जिनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, बिना एग्जांपल की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जैसे आप लिखते हो +1 +2 3/5 0 -2/7 4/3, ये सब जो भी है, जैसे कॉमा 0.79 एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो जाएगा। बचपन में आपने जो 1 पढ़ा होगा वो 1 यही है, 2 जो पढ़ा होगा वो ये है, 3/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, 0 आपका होल नंबर है, -2/7 आपका एक रेशनल नंबर है, 4/3 फ्रैक्शन के साथ साथ रेशनल नंबर भी है, ठीक है, और 0.79 आपका डेसिमल है, ठीक है। ये +1 +2 आपका इंटीजर है। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे +1 +2 3/5 0 -2/7 4/3 0.79, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो ऐसे सिंबल्स, अब जैसे यहाँ पर कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू थी तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। सिंबल्स दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। इंग्लिश में जो अल्फाबेट आप यूज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है। देखो, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जब आपने इक्वेशन सॉल्व किया होगा क्लास 6 में, 7th वालों ने 6th में पढ़ा है, चैप्टर 8 उनका था एस चांद की बुक में इक्वेशन, तो इक्वेशन जब आप पढ़ते थे तो इन्हीं वेरिएबल्स की आप कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन ये होता था कि x की वैल्यू कहीं पर आपका 1 आता था, कहीं पर x की वैल्यू आपकी 2 आ जाती थी, x की वैल्यू कहीं पर 7 आ जाती थी। तो यहाँ पर देखो, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, कहीं 1 आ रही है, कहीं 2 आएगी, कहीं 7 आएगी, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो एक और चीज जो कि आप लोग पढ़ते हो, ऑपरेटर्स। मैथ्स में आप लोग ऑपरेटर्स पढ़ते हो ना, जिससे आप ऑपरेशंस करते हो, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इन तीनों के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं
जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब जरा समझो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इतनी चीजें समझने के बाद अब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझो। अब यहाँ पर क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of constant and variables connected with the help of ऑपरेटर्स। किसकी हेल्प से कनेक्ट किए जाते हैं, ऑपरेटर्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा 2a, 3b, -4c, 7x, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप इनको कह सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये a आपका क्या है, a आपका है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और ये जो 2 है, ये 2 क्या है, इस 2 को आप कहोगे कांस्टेंट, क्या कहोगे, कांस्टेंट। यहाँ पर b आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 3 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर c आपका वेरिएबल, ठीक है। और ये जो -4 है, -4 क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये x जो है यहाँ पर वेरिएबल है, और 7 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना 2a, 3b, -4c और 7x ये सब जो देख रहे हो, ये किसके किसके कॉम्बिनेशन है, ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन है। और इनको अगर कनेक्ट, इनका कनेक्शन अगर देखोगे, इनको कनेक्ट किससे किया गया है, तो जैसे 2a है, 2a का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो 2 और a को कनेक्ट किया गया है मल्टीप्लाई की हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने और लिखा 2a + 5b, ठीक है, और 3x + 4y - 5z, ठीक है। और लिखना चाहो और लिख सकते हो, जैसे 4a + 3b - 5c + 6d। तो यहां पर ये ध्यान दो, ये सारे के सारे जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो वेरिएबल और कांस्टेंट की, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो वेरिएबल और कांस्टेंट की, ये क्या है, ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जरा समझो, ये सारे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप प्लस और माइनस का यूज कर रहे हो, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं पार्ट्स में। और ये ईच पार्ट, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हर एक पार्ट जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं, टर्म। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2a इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टर्म हो गई, 5b क्या हो जाएगी, 5b आपका इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3x भी ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ पे 5z हो जाएगा। ये जो प्लस और माइनस आप देख रहे हो, ये प्लस और ये वाला माइनस, ये क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं टर्म्स में। तो इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे, पहले वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर कितनी टर्म्स है टोटल, इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स आ गई। यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो पहली टर्म आपकी ये हो गई, सेकेंड टर्म आपकी ये हो गई, थर्ड टर्म आपकी ये हो गई। तो ये टोटल इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली टर्म आपकी 4a हो गई, दूसरी टर्म आपकी 3b हो गई,
तीसरी टर्म आपकी 5c हो गई और चौथी टर्म आपकी 6d हो गई। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप टर्म्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके अपने अपने एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे आप ये समझो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो, वन टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है मोनोमियल। नाम याद करते रहिएगा, मोनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन केवल एक टर्म होगी वो मोनोमियल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 2a, 3b, -4c, 7x, ये सब क्या है? आपके मोनोमियल है। यहाँ पर देखो, आगे बढ़ेंगे, जिसमें जैसे मान लो यहाँ पे मैंने और लिख लिया, जैसे 4x, 5y, -7z, 6/5d, ठीक है, 0.9p, ये सब क्या है? ये आपके मोनोमियल है। इसमें केवल एक टर्म है, ठीक है, ये केवल एक टर्म है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका मोनोमियल, ठीक है। अब जिसमें दो टर्म्स होंगी, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपकी दो टर्म्स होंगी, दो टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके कहलाते हैं बाइनोमियल। An algebraic expression that has two terms is known as binomial, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2a + 5b, a + 9b, 3x - 4y, 6d + 5f। ये सब क्या है? इन सब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म है। सेपरेट किससे हो रहा है? प्लस से। यहाँ पर भी देखिए दो टर्म है, सेपरेट किससे हो रहा है? प्लस से। यहाँ पर भी दो टर्म है, सेपरेट किससे हो रहा है? माइनस से। यहाँ पर भी दो टर्म है, सेपरेट किससे हो रहा है? प्लस से। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। ऐसे ही ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें तीन टर्म्स होती हैं, इनको कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे 4a + 5b - 6c, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें तीन टर्म हो गई, तो तीन टर्म हो गई तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने कहा 5x + 6y - 3z, ये क्या हो जाएगा? आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। फिर 7a - 4b + 3c, ये क्या है आपका? ये भी आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीन टर्म है, ठीक है। पहला टर्म आपका है 4a, दूसरा टर्म आपका है 5b, तीसरा टर्म है आपका 6c। ऐसे ही इस वाले सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5x आपकी पहली टर्म हो गई, 6y आपकी सेकंड टर्म हो गई और 3z आपका थर्ड टर्म हो गया। यहाँ पर 7a, यहाँ पर 4b और यहाँ पर 3c। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हैं? ट्राइनोमियल है। अब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चार टर्म्स होते हैं, जिसमें चार टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। इसके अलावा जैसे इसका एग्जांपल अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, जैसे 3/5a + 2/6b + 5/2c + 9/4d। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल चार टर्म है, तो चार टर्म है तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। ऐसे ही आप कई एग्जांपल बना सकते हो वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करते हुए, ऑपरेटर्स का यूज करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना एक चीज और, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, यहाँ पर क्या है? एक है मोनोमियल, ठीक है, और बाकी क्या है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ये तो इनके स्पेसिफिक नेम है। देखो समझो, मोनो जो है, मोनो, ये जो वर्ड मोनो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। लेकिन एक वर्ड और आता है आपका, जैसे इन तीनों में अगर आप देखोगे तो कई टर्म्स का यूज हो रहा है, तो हम इन तीनों के लिए एक स्पेसिफिक आप नाम यूज कर सकते हो जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब जहां पर सिंगल टर्म थी तो वहां पे आपने मोनोमियल कह लिया। जहां पर मोर देन वन टर्म होगी,
जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मोर देन वन टर्म है तो आप उसको क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे। ठीक है, यानी कि बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये सब के सब आपके पॉलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं। समझ में आया, ये चीजें हैं। अब देखो और चीजें समझो, जैसे मान लो हमने एक टर्म ली किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मान लो मैंने एक बायनोमियल लिखा। अब बायनोमियल में मैंने लिखा 4x प्लस 5z, इसको समझो। तो अगर मैं पहले टर्म की बात करूं तो पहले टर्म में मैंने क्या यूज किया, 4x। ठीक है, तो इस 4x में हम लोग कोएफिशिएंट को समझेंगे। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं लिटरल कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये जो 4 आप देख रहे हो, इस 4 को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाता है। जो नंबर वाला पार्ट है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल का पार्ट है उसको हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड वाले टर्म में आप देख रहे हो आपके पास है 5z। क्या है, 5z। तो इस 5z में अगर आप देखोगे तो 5z में z आपका क्या है, z आपका लिटरल कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, लिटरल कोएफिशिएंट होगा, और ये जो 5 है, इस 5 को हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब इसके आगे जैसे ये सारी चीजें हो गई। अब आप समझो कि जैसे हम लोग अगर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ये समझो कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा। ठीक है, जैसे समझो यहां पर मान लो मैंने ऐसे लिखा 6x प्लस 5y माइनस 2z। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होगा जिसमें आपने अगर वेरिएबल यूज किया है जैसे x, y और z, तो इसकी जो पावर होनी चाहिए, एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि आप जानते हो आपके पास बेस होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 2, तो ये x आपका बेस है और 2 आपकी क्या है, 2 आपकी पावर है। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए, जैसे यहाँ पे x, y और z, ये 3 वेरिएबल आपने यूज किए, इन तीनों वेरिएबल की जो पावर होगी, वो पावर आपकी होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस x की पावर 1 है, इस y की पावर भी 1 है और इस z की पावर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, मोर देन वन टर्म है, मोर देन वन टर्म के अलावा यहाँ पर जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए इनकी पावर होल नंबर के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख करके देखो, लिख रहा हूं मैं, इसको देखो। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसमें आप देखो यहाँ पर जो x यूज किया गया इसकी पावर 2 है, यहाँ पर जो x यूज किया यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। आप ये समझो यहाँ पर भी वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर जो है ना वो 0 के फॉर्म में लिखी गई है। तो जब x की पावर आप 0 लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, 3x टू दी पावर 2 प्लस 4x टू दी पावर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब आप जानते हो कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2, ये आपका 3x स्क्वायर और ये 4x टू दी पावर 1 माइनस 2। यहाँ पर भी आपने एक वेरिएबल का यूज किया और उस वेरिएबल की पावर 0 है और आप जानते हो कि 0 एक होल नंबर होता है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपने वेरिएबल का यूज किया है और उसकी पावर अगर होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए देखो यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन वाई प्लस z। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2x टू दी पावर 2 है, यहाँ पर 4x टू दी पावर 1 भी है, लेकिन ये जो y है ना, ये y आपका डिनोमिनेटर के पार्ट में है। जब आप इस y को न्यूमरेटर के पार्ट में लाओगे तो ये y की पावर -1 हो जाएगा और ये z की पावर 1।
अब यहाँ पर आपने जो y यूज किया है इसकी पावर -1 है, और -1 आप जानते हो -1 आपका क्या होता है, होल नंबर नहीं होता, ये आपका इंटीजर है। अब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इंटीजर हो गई तो होल नंबर तो रहा नहीं, अब होल नंबर नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर जो y है आपका, ये y आपका अगर पॉजिटिव होता, y की पावर अगर पॉजिटिव होती तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये चीज ऐसी है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझो, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 3x² प्लस 4x की पावर 2/3 लिख लिया मैंने, 4x टू दी पावर 2/3 प्लस 9, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने जो वेरिएबल x का यूज किया इसकी पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। और मैंने बता रखा है कि जब भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप हर वेरिएबल की पावर देखो, अगर हर वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में है तभी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कि पॉलिनोमियल दो तरह से लिखे जाते हैं। अभी तक जैसे आपने देखा पॉलिनोमियल को लिखने का क्या तरीका है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में आप कहीं कहीं पर केवल एक ही वेरिएबल का यूज करते हो, सिंगल वेरिएबल का यूज करोगे, और कुछ पॉलिनोमियल में आप मोर देन वन वेरिएबल का यूज करते हो। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल का यूज करते हो। ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल में मैंने लिख लिया 3x टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 3 प्लस 9, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल तो आपका x ही है, बस पावर अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो सिंगल वेरिएबल में है। मोर देन वन वेरिएबल की बात करूं तो जैसे हो गया आपका, मान लो 2xy प्लस 3x प्लस 5y माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल आपका हो गया जिसमें आपने दो वेरिएबल का यूज किया, एक आपका x हो गया और दूसरा क्या हो गया, आपका y हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऐसे लिखे जाते हैं, एक तो सिंगल वेरिएबल का और एक तो मोर देन वन वेरिएबल का। ठीक है, अब समझो यहां पे इतना हो गया। अब देखो यहां पर आगे अगर आप बढ़ोगे तो ये हो गया, इतनी चीजें हो गई। हाँ, अब आपका आता है डिग्री, कि पॉलिनोमियल अगर आपके पास है तो उसकी डिग्री क्या होगी। जैसे सपोज करो मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अगर मैं इसी का पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप सारे वेरिएबल देख लो, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी, जैसे 5 यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये जो 5 है, इस x की पावर 5 है ना, सारे वेरिएबल में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पावर यही है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, डिग्री हो जाएगी 5। अगर मैं पूछूं ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये पॉलिनोमियल की किस कैटेगरी में जाएगा, तो ये है आपका क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्यों है, क्योंकि आपने इसमें 4 टर्म्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। अब सपोज करो कि आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल आ गया जिसमें आपने एक से ज्यादा वेरिएबल का यूज किया है, तो यहाँ पर देखो पावर 1 है, यहाँ भी आपकी पावर 1 है, इस x की पावर भी 1 है और इस y की भी पावर 1 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है 2x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 1 प्लस 3x टू दी पावर 1 प्लस 5y टू दी पावर 1 और माइनस 4। तो जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो यहाँ पर देख लो, जहां पर दो वेरिएबल एक साथ हैं उनकी पावर्स को आप ऐड कर दो, तो जैसे यहाँ पे 1 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। सपोज करो मैंने लिखा 4p² प्लस 5q²। ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा मैंने 3p³ अगर इस पॉलिनोमियल की मैं आपसे डिग्री पूछूं तो आप कहोगे जहां पर दो वेरिएबल एक साथ हैं, जैसे यहाँ पर p और q साथ में है, तो इन दोनों की पावर आप ऐड कर दो, 3 और 2 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा देखो यहाँ पे ये हो गया, थोड़ा मैं पीछे चलूंगा टर्म्स के पास। टर्म्स में मैंने क्या बताया था, कहाँ गया, जैसे ये सब आप देख रहे हो। ठीक है,
मैंने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं जो प्लस और माइनस की हेल्प से क्या होंगे, सेपरेट होते हैं, वो उसकी टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो कि हमारे पास कभी कभी होते हैं लाइक टर्म्स। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास लाइक टर्म्स भी आएंगे, और क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपके पास अनलाइक टर्म्स भी आएंगे। तो इनको भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब लाइक टर्म क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, आगे कहाँ गया, मैंने बताया था ना कि ये कहाँ गया, लिटरल कोएफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। हाँ, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था लिटरल कोएफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वो होंगे जिनका लिटरल कोएफिशिएंट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर अब समझो, जैसे मैंने कहा 4x² कॉमा 3x² कॉमा -2/5x² कॉमा 0.9x²। ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो इसमें x² का यूज हो रहा है, ये x², ये x², ये x², ये x²। तो यहाँ पर लिटरल कोएफिशिएंट की अगर आप बात करोगे तो लिटरल कोएफिशिएंट सबके सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 4a, 5a, -7a, -10a, ये सब क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके लिटरल कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इधर ध्यान दो, मान लो अनलाइक टर्म्स क्या होगा, जिनके लिटरल कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे। जैसे सपोज करो मैंने एक तरफ लिखा 4x3, दूसरी तरफ लिखा 5x², तीसरी तरफ लिखा मैंने 3x। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके लिटरल कोएफिशिएंट क्या सेम है, एक जगह x की पावर 3 है, एक जगह x की पावर 2 है, और एक जगह x की पावर 1 है। तो यहाँ पर इनके लिटरल कोएफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो लिटरल कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अगर लिटरल कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो वो लाइक टर्म नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट है यहाँ पर, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। क्लियर, और भी देख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 5a, 4b, -3c। तो यहाँ पर तो ये a है, ये b है, ये c है, तो मेरे लिटरल कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। तो जब लिटरल कोएफिशिएंट अलग अलग हैं तो ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे। देखो, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, जब ये दो काम आपको करना होता है तो ये दो काम आपको हमेशा लाइक टर्म पे करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स का होता है। जैसे सपोज करूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आप ऐड करो 4a, 5a, 6a और 7a। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ये चेक करो क्या ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स है तो आप इनको लिखोगे 4a + 5a + 6a + 7a। अब सबको ऐड कर लो, 5 और 4 मिलकर के हो जाएगा 9, 9 में 6 ऐड किया 15, 15 में 7 ऐड किया 22, तो ये हो जाएगा आपका 22a। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 5 9a + 6 + 7 13a और 13a + 9a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22a। ये ऐड इसलिए हो गया है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, बिकॉज लिटरल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स आर सेम। जितने भी लिटरल कोएफिशिएंट है वो क्या है, इन सारे टर्म्स के सेम है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने की भी बात होती है, हम उसको आसानी से सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिटरल कोएफिशिएंट मेरे सेम है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जब बात होती है तो हम हमेशा लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात होती है, सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड लाइक टर्म अनलाइक टर्म दोनों पे होता है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा 2x का मल्टीप्लाई करो 3y में। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लाई जब आप 3y में करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा, 2 3 = 6 और xy आपका साथ में आ जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है 6 × x × y, तो यही आपका आंसर आ जाता है 6xy। अब सपोज करो डिवाइड करना है आपको, 4xy को डिवाइड करना है आपको 2x से। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसे होगा 4xy / 2x
तो यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2y। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आंसर आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 5x² y³ z डिवाइडेड बाई 3xy, इससे डिवाइड किया मैंने 15 कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 15x² y³ z को जब आप 3xy से डिवाइड करोगे तो 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और x² और ये x की पावर 1 है। जब आप डिवाइड करते हो तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ रखा है कि डिवीजन के टाइम अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा x की पावर 1, और यहाँ पर y की पावर 3 है, y की पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 में से 1 गया, बचा आपका 2, और यहाँ पर z अकेले रह जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाता है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आप लोगों को स्टार्टिंग से, पहले तो ये समझो कि यहाँ पर जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट क्या है। जितनी बार मैंने बोला कांस्टेंट वेरिएबल, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट की बात हो रही है तो ये या तो नंबर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वेरिएबल जो होंगे वो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑपरेटर्स की बात करते हो तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन होगी कांस्टेंट और वेरिएबल की, जो कि कनेक्ट होता है किनकी हेल्प से, ऑपरेटर्स की हेल्प से। अब ऑपरेटर्स क्या है मैंने आपको बता रखा है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2a है ये किसकी हेल्प से कनेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कनेक्ट है। यहाँ पर जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं वो किसी ना किसी ऑपरेटर की हेल्प से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप कितने होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आता है आपका पहला फर्स्ट टर्म जिसमें केवल एक ही टर्म होगा। एक टर्म होने वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको आप मोनोमियल कहते हो। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उनको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उनको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। अब आप इसको सिंपल से ये भी कह सकते हो कि जिसमें सिंगल टर्म है वो मेरा मोनोमियल, और जिसमें मोर देन 1 टर्म है वो मेरा पॉलिनोमियल। इस नाम से भी आप इसको जानते हो। आगे आप पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स को समझते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ईच पार्ट होता है, ईच पार्ट जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो उसका क्या होता है, टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बताया ये सब जो है, यहाँ पर देखो ये 2a इसका टर्म हो गया एक, 5b इसका एक टर्म हो गया, ठीक है, तो 2 टर्म हो गए। तो हर टर्म की अपना क्या होता है, एक कोएफिशिएंट होता है। नंबर वाले कोएफिशिएंट को हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो वेरिएबल वाला कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बेसिक, इनको जानते हुए भी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जब तक आप इनको अच्छे से नहीं समझोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी आपको। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें, इस सब को, सारी चीज़ों को अच्छे से आप समझो। इसको कम से कम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना पढ़ने के बाद, ठीक है, सारी चीज़ों को, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना ज़रूरी है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर मैं इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक, तो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ लें तो उनको भी आने लगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन।